cell wall. So we will be talking about the cell wall. And dear students, now we are going to talk about cell wall. Cell wall, as we have learned when we were talking about the differences between the plant cells and animal cells, so it is the feature of only plant cells, and also it is found present in certain bacteria, cyanobacteria and members of protists. And cell wall is absolutely absent in all animal cells. कहने का मतलब ये है कि सेल वॉल जो है वो एक सबसे बाहरी ठोस प्रोटेक्टिव और सपोर्टिंग कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, जो कि प्लांट सेल्स के अंदर ही देखने को मिलती है या पाई जाती है। के अंदर कुछ साइनोबैक्टीरिया के अंदर और प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अंदर पाई जाती है। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल, जैसा हमने पहले अभी बात की थी कि ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर भी है कि प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल का पाया जाना और एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल का एब्सेंट होना, ये एक एनिमल सेल का एब्सेंट होना, ये एक एनिमल सेल और प्लांट सेल्स को डिस्टिंग्विशिंग फीचर भी, या उनके लिए एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। सबसे पहले सेल वॉल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। और जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ, जो सेल वॉल है बेसिकली सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज है इट इज अ कॉम्प्लेक्स फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट, इट इज बेसिकली होमोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड का क्या मतलब है? एक ही प्रकार के मोनोमर्स से मिलकर के जो कोई पॉलीमर बनता है या पॉलीसेक्राइड बनता है उसको हम होमोपॉलीसेक्राइड बोलते हैं। तो सेलुलोज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट है जो एक ही प्रकार के मोनोमेरिक यूनिट से कार्बोहाइड्रेट्स की मिलकर के बना होता है। और ये जो सेलुलोज है ये किसी भी प्रकार के एंजाइम या दूसरे बहुत सारे एनिमल्स के अंदर इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स नहीं पाए जाते। तो इसीलिए क्योंकि हम जो है अब पका हुआ भोजन खाने लगे हैं, उबाल करके सब्जियां खाते हैं, या हम सेल्स को उनके सेलुलोज को किल कर देते हैं, इसलिए हम उनको डाइजेस्ट कर पाते हैं। अदरवाइज अगर हम रॉ प्लांट्स खाएं तो सेलुलोज होने के कारण हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। पहले ये हमारे अंदर अपेंडिक्स इंटरना नाम का जो वेस्टिजियल ऑर्गन पाया जाता है वो सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता था जो कि सेलुलोज के डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो वो अब हमारे अंदर नहीं पाया जाता और बहुत अंदर ये एब्सेंट होता है, या ये ऑर्गन वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है या अब काम नहीं करता, इसलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। परंतु ये जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके अंदर ये ऑर्गन बहुत एक्टिव होता है और सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम को सिक्रीट करता है। तो सेलुलोज जो है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ज़्यादातर प्लांट सेल्स के अंदर ये पाया जाता है। सेलुलोज के अंदर ये जो है दो कोट्स से मिलकर के बना होता है, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल में मतलब इट इज द आउटर थिनर इलास्टिक कोट एंड मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो मेनली बाहरी होती है, थिनर बहुत पतली होती है, एक इलास्टिक कोट, इलास्टिक मीन्स लचीली स्ट्रेचेबल कोट होता है और ज़्यादातर ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है? सेकेंडरी सेल वॉल अंदर की तरफ पाई जाती है, सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होती है एंड इन मैच्योर और नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर ही देखने को मिलती है। इट इज केमिकली फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज हेमीसेलुलोज, यानी सेकेंडरी सेल वॉल जो है या तो सेलुलोज की या दूसरा पॉलीमर हेमीसेलुलोज होता है उसकी बनी हुई होती है और उसके अंदर सुबेरिन के या लिग्निन के डिपोजिशंस भी देखने को मिलते हैं। तो सुबेरिन और लिग्निन क्या है? एक तरह के सीमेंटिंग एजेंट्स हैं जो उनको स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, मजबूती देते हैं प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा सेल वॉल होती है उसके अंदर और क्या पाया जाता है? मिडिल लेमेला पाया जाता है। मिडिल लेमेला एक तरह का सीमेंटिंग लेयर होती है जो दो वॉल्स के बीच में एडजेसेंट यानी कि दो पास की सेल्स की सेल वॉल्स के बीच में ये सीमेंटिंग लेयर पाई जाती है जिसको मिडिल लेमेला बोलते हैं। ये केमिकली कैल्शियम पैक्टेट की या मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई होती है और एक तरह के जैसे दो ईंटों के बीच में सीमेंट लगा करके जोड़ते हैं जब दीवार की चुनाई होती है,
तो ठीक उसी प्रकार से दो पास वाली सेल्स के सेल वॉल के बीच में ये मिडिल लेमेला पाई जाती है जो कि स्टेट की बनी होती है और इससे वो सीमेंटिंग एजेंट की तरह काम करती है। इसके अलावा सेल वॉल में आपको प्लाज्मोडेस्मेटा मिलते हैं जो कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं एंड दे आर बेसिकली इंटरसेलुलर जंक्शंस। ये जैसे दो कमरों के बीच में दरवाजा होता है जो दो कमरों को या एक हॉल को एक कमरे को आपस में कनेक्ट करता है दरवाजा, ठीक उसी प्रकार से ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं ये पास की दो सेल्स के साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स को आपस में कनेक्ट करने का जंक्शन की तरह काम करते हैं, जिसके थ्रू जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं सेल के, दोनों सेल के चेंज हो सकते हैं और दो सेल्स के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं वो एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सेल वॉल के बारे में। दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये तो हमने प्लांट्स के अंदर बात की, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे कि हम बात करेंगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, वी आर टॉकिंग अबाउट मेनली अबाउट फंगाई। सो फंगाई के अंदर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो वहां पर काइटिन या फंगल सेलुलोज, उसको दूसरा नाम क्या है काइटिन का, फंगल सेलुलोज। फंगाई के अंदर जो सेलुलोजिक मटेरियल पाया जाता है उसे फंगल सेलुलोज बोलते हैं या उसका नाम ऑफ फाइकोमाइसिटीज। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो फंगाई के अंदर भी एक ग्रुप होता है फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज के ग्रुप के जो फंगाई होते हैं उनके अंदर सेल वॉल उनकी जो बनी हुई होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, so this was all about the constituents of cell wall we have talked about. Now we shall be talking about the functions of the cell wall. Cell wall क्या function perform करती है? पहला function है the cell wall provides protection to the inner contents from mechanical injuries and of germs. यानी cell wall जो है वो सेल के अंदर पाए जाने वाले इनर कंटेंट्स यानी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, इन सबको मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, साथ साथ किसी प्रकार के जर्म्स या जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, किसी तरह के विषैले पदार्थों के या किसी तरह के एंटीजेंस के दुष्प्रभाव से, मैकेनिकल इंजरीज से, इन्फेक्शन से या और अदर दूसरी तरह के डैमेजेस से बचाने का काम करती है। दूसरा, और इस तरह से ये क्या करती है, इस तरह से क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है, therefore सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल कंटेंट। सेल के अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दूसरा, सेल प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। हाउ इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट? बिकॉज ऑफ इट्स रिजिड सेल वॉल्स। सेल वॉल रिजिड होती है, ठोस होती हैं, एंड therefore एरियल पार्ट्स के अंदर, जैसे आपने देखा होगा लीव्स जो होती हैं, इतनी तेज आंधी चलती है या हवा चलती है, तेज हवा, तो भी वो प्लांट्स के से गिरती नहीं है कुछ समय तक। हाँ, ओल्ड हो गई हैं तो बात अलग है, बट जो फ्रेश लीव्स होती हैं वो तेज आंधी में भी प्लांट से अलग नहीं होने पाती। क्यों? क्योंकि ये मैकेनिकल सपोर्ट जो है सेल वॉल प्रोवाइड कर रही है उनको। देन सेल वॉल हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप। सो इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल बिकॉज इट इज रिजिड and it is providing mechanical support. Therefore cell is also helpful in maintaining the particular shape of the cell और सेल के शेप बरकरार रखने में, मेंटेन रखने में मदद करती है। Another function of the cell wall, it includes cell wall of the root hairs helps in water absorption and mineral absorption from the soil. अब देखिए रूट हेयर्स में भी सेल वॉल्स पाई जाती हैं। तो सेल वॉल जो रूट हेयर्स की होती हैं वो सॉइल में से पानी को भी एब्जॉर्ब करती हैं, साथ में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स, वो भी साथ में सॉल्यूट के रूप में वाटर के साथ मिलकर के आते हैं, तो उनको भी एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि प्लांट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे हम लोगों को अलग अलग तरह के हमें सॉल्ट चाहिए होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब चाहिए होता है, आयरन भी चाहिए होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार प्लांट्स को भी जो है बहुत सारे सब्सटेंसेस, मिनरल्स, आयंस के रूप में चाहिए होते हैं, तो उनका भी एब्जॉर्प्शन जो है वो सॉइल से पानी के थ्रू, इन रूट हेयर्स के थ्रू होता है, और उसके लिए सेल वॉल जो है उनके एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। देन सेल वॉल प्रिवेंट्स अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ द सेल।
यानी सेल को ज़्यादा फैलने नहीं देती, फूलने नहीं देती। और अगर पानी कहीं ज़्यादा है भी तो भी ऐसा नहीं होता कि सारा पानी सेल के अंदर एब्जॉर्ब होके चला गया और सेल फूल करके फट गई। तो सेल को बर्स्ट होने से बचाती है, सेल को बर्स्ट होने से बचाती है, और इस तरह से सेल का अनड्यू एक्सपेंशन नहीं होने देती। जैसे बलून है, बलून के अंदर आप एक लिमिट से ज़्यादा हवा या पानी भर दोगे, बर्स्ट हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर अगर ज़्यादा वाटर एंटर हो जाएगा तो सेल विल ऑल्सो बर्स्ट। बट सेल वॉल जो है इस तरह के ज़्यादा एक्सपेंशन सेल के अनड्यू एक्सपेंशन को रोकती है और उसको बर्स्ट होने से बचाती है। इस तरह सेल को डैमेज नहीं होने देती। देन सुबेरिन एंड क्यूटिन आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर सुबेरिन और क्यूटिन नाम के दो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, एंड दे प्रिवेंट लाइक ग्रीजिंग एजेंट्स, जो कि एक तरह का वाटर रिपेलेंट एक्शन दिखाते हैं और वाटर को इवेपोरेट होने से बचाते हैं। तो क्यूटिकल और सुबेरिन, आपने अभी क्यूटिकल पढ़ा था, तो क्यूटिकल जो है वैक्सी लेयर है जैसे, तो क्यूटिन और सुबेरिन ये भी इसी तरह के वैक्सी सब्सटेंसेस होते हैं और पानी सेल के अंदर जो है उसको इवेपोरेट होने से रोकते हैं और वाटर कंटेंट्स को सेल के लिए बचा के रखते हैं, उसमें मदद करते हैं। इसके अलावा another important character function of cell wall is cell wall helps in keeping up intracellular osmotic pressure and that of the environment. सेल जो है इंट्रासेलुलर मीन्स विद इन द सेल, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर क्या ऑस्मोटिक प्रेशर है और सेल के बाहर जो एनवायरमेंट में जो एनवायरमेंटल प्रेशर है उनके बीच में तालमेल बिछाने का या बैलेंस भी सेल वॉल करती है, ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर डिसबैलेंस ना हो और सेल के अंदर अनड्यू वाटर एंटर ना हो और सेल बर्स्ट ना हो। सो दिस इज हाउ द सेल वॉल provides so many functions which ultimately protects the cell from getting mechanical injury, protecting cell from undue expansion, protecting from damage due to burst and leakage due to undue expansion. So cell wall इस तरह से overall सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देती है। I hope the functions are clear to you. Now another cell organelle which we are going to talk about today is the nucleus. Nucleus अभी जैसा हमने पढ़ा था, it is a feature of all eukaryotic cells and it is basically called as the controlling center of the cell, and it contains chromosomes and genes. Before we talk more about nucleus, let us talk about that who discovered nucleus. It was Robert Brown in 1831 who discovered or who observed the nucleus for the first time in orchid cells. इन ऑर्चिड सेल्स के अंदर सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने 18 को देखा था, उसकी डिस्कवरी की थी। एंड न्यूक्लियस इज द मोस्ट कॉन्स्पिशियस एंड द लार्जेस्ट ऑर्गेनील ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस जो है वो किसी भी यूकैरियोटिक सेल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनील माना गया है, जो कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही जिसको हम देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस को हम किसी भी सेल का, यूकैरियोटिक सेल का कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं। क्योंकि इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स एंड जीन्स विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। तो क्रोमोसोम्स और जीन्स जो हैं वो किसी भी इंडिविजुअल सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। इसलिए और क्रोमोसोम्स और जीन्स जो हैं वो में न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये आप यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, डीएनए जो लिखा गया है यहाँ पर सेल में डायग्राम पे। तो डीएनए जो है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, तो उनके अंदर आप ये कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए प्लाज्म किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसलिए हम इसको, न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है। नाउ न्यूक्लियस जो है ज़्यादातर सेल्स के अंदर जो है सेंट्रिक पोजीशन में पाया जाता है, सेंट्रली पाया जाता है, पर कभी कभी कुछ एडिपोसाइट्स के अंदर ये पेरिफेरली यानी कि कोने में एक पेरिफेरी पे भी देखा जा सकता है। स्पाइरोगारा के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इट इज फाउंड सस्पेंडेड इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स।
साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के अंदर ये धंसा हुआ होता है स्पाइरोगाइरा के अंदर, जबकि ज़्यादातर प्लांट सेल्स के अंदर इट इज़ एक्सट्रिंसिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ज़्यादातर प्लांट सेल्स के अंदर ये बाहर की तरफ थोड़ा सा बल्जिंग होता है, और क्योंकि लार्ज वैक्यूल जो है वो पूरी सेल को टारगेट रखता है, फुला के रखता है, तो न्यूक्लियस जो है किनारे पे प्लांट सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। यूजुअली जो न्यूक्लियस होता है हर सेल के अंदर एक पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ऐसी सेल्स जिनके अंदर केवल एक ही न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स कहलाते हैं, जबकि कभी कभी दो न्यूक्लियाई भी पाए जा सकते हैं, जैसा कि पैरामीशियम के अंदर या कॉर्डेटम के अंदर देखने को मिलता है। तो पैरामीशियम के अंदर कभी कभी इसलिए ऐसी सेल्स जिनके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं वो बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स कहलाती हैं। तो किसी किसी के अंदर बहुत सारे, जैसे वुचीरिया के अंदर वुचीरियल वर्म जो है ये एलिफेंटियासिस कॉज करता है डिजीज, तो वुचीरियल वर्म के अंदर उसकी सेल्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो ऐसी सेल्स जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कहलाती हैं। तो ज़्यादातर हम यहाँ पर न्यूक्लियस के संख्या के आधार पर उनको यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट या पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल्स बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करें केमिकल कॉम्पोजिशन की, तो केमिकली जो न्यूक्लियस होता है इट इज मेड अप ऑफ 80% ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें से 65% एसिडिक प्रोटीन्स और 15% बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। 12% जो है इसका डीएनए होता है एंड 5% इज द आरएनए, वेयरएज 3% इज द लिपिड। तो ये टोटल सम ऑफ मिला करके दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द और दिस फॉर्म्स द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये तो बात हो गई न्यूक्लियस के कॉम्पोजिशन के बारे में, शेप एंड साइज के बारे में, नंबर्स के बारे में, पोजीशन के बारे में, डिस्कवरी के बारे में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये व्यू है, इसमें आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ एक कवर होता है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं, यानी कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये दो मेम्ब्रेन जो होती है जिनके बीच में स्पेस पाया जाता है, पेरी मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसको, या पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ये दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है वो ये स्पेस है। सो ये दोनों मेम्ब्रेन्स, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मिलकर के न्यूक्लियर एनवेलप बनाती हैं। और दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बीच में न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है इसको कैरियोथिका भी बोलते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप इज ऑल्सो नोन एज कैरियोथिका एंड इट इज डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग विच सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट्स को बाहर साइटोप्लाज्म के कंटेंट से सेपरेट करने का काम ये न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स करती हैं। दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स दे आर डेजिग्नेटेड एज आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी मैंने आपको बताया अभी। और दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बीच में ये डिसकॉन्टिन्यूस मेम्ब्रेन्स होती हैं, कवरिंग जो होती है डिसकॉन्टिन्यूस होती है, विच हैज गॉट परफोरेशंस बाय सेवरल न्यूक्लियर पोर्स। यानी आप देख रहे हैं बीच बीच में ये मेम्ब्रेन जो है कटी हुई है, कंटिन्यूस नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये बीच बीच में से गैप्स हैं, कटी हुई है, और ये जो गैप्स हैं उनको न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बीच में ये कॉन्टिन्यूस मेम्ब्रेन है, जैसे चाय की छलनी में बीच बीच में पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिनके थ्रू जो चाय है वो छन करके कप में आती है। तो ठीक उसी प्रकार जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर भी पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियर पोर की जो डायमीटर होता है वो 400 to 1000 एंगस्ट्रॉम का होता है। सो दे आर वेरी माइन्यूट एंड माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। न्यूक्लियर पोर्स क्या काम करते हैं? These nuclear pores they allow exchange of materials between the nucleus and cytoplasm. साइटोप्लाज्म बाहर पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर होता है, और प्रोटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला करके हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। यानी कि जैसे हम देखेंगे मैसेंजर आरएनए जब न्यूक्लियस के अंदर जो बनता है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म से वो जब मैच्योर हो जाता है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियर पोर से निकल करके साइटोप्लाज्म में जाता है, और वहां जाकर के
राइबोसोम से बाइंड होता है और आगे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो न्यूक्लियर पोर्स इस तरह से जो मटेरियल्स हैं उनके एक्सचेंज में, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स का आदान प्रदान करने में मदद करते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस एनवेलप इज यूजुअली कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यूजुअली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो दूसरे सेल ऑर्गेनील से कनेक्टेड होती है, जिसको आप आगे के डायग्राम्स में देखेंगे कि किस तरह से आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, या मेन पेज पे अगर आप देखें तो जो डायग्राम था वहां आप देख सकते हैं कि जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, और उनमें से दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है या कंटिन्यूड होती है, और उनके ऊपर राइबोसोम्स भी पाए जा सकते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर जो ये भरा होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप बोलते हैं, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट होता है, होमोजीनस सेमी फ्लूइड लाइक कोलाइडल ग्राउंड सब्सटेंस से मिलके बना होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखाई देने वाला, एक समान कॉन्सेंट्रेशन का, सेमी फ्लूइड यानी कि ज्यादा विस्कस भी नहीं और ज्यादा पाया जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होता है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है, यानी कि डीएनए, ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, इसको क्रोमेटिन मटेरियल भी बोलते हैं। डीएनए पाया जाता है, या और क्या चीज पाई जाती है, न्यूक्लियोलस। आप ये देख रहे हैं डार्क ब्लू कलर का यहाँ पे न्यूक्लियोलस दिखाया गया, लेबल भी किया गया है। तो न्यूक्लियोलस भी इसी न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होता है या तैरता हुआ पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म का केमिकल कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ वाटर, शुगर मिनरल्स, न्यूक्लियोटाइड्स, राइबोसोम्स, एंजाइम्स, एमआरएनए और दूसरे आरएनए मॉलिक्यूल्स जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। देन we will be talking about the nucleolus also. So nucleolus क्या होता है? न्यूक्लियोलस को सबसे पहले फोंटेना नाम के वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाने वाला स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तैरता हुआ डेंस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स के तरह का शेप होता है, अपीयरेंस होती है इसकी। न्यूक्लियस के अंदर ज्यादातर एक या दो न्यूक्लियोलस देखने को मिल सकते हैं, और न्यूक्लियोलस इज नॉट बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियोलस चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। और ये किसमें, इट इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए, ज्यादातर किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन्स और आरएनए का बना हुआ होता है, और इट इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। तो न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स के मैन्युफैक्चरिंग में मददगार है, या राइबोसोम्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड एज यू नो राइबोसोम्स दे आर फाउंड in the cytoplasm as well as they are found also attached to the endoplasmic reticulum, and ribosomes they are basically site of protein synthesis. इसके अलावा जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आप देख सकते हैं वो क्रोमेटिन मटेरियल है। तो क्रोमेटिन मटेरियल थिन थ्रेड लाइक इंटरवीन सब्सटेंसेस का मास होता है, जो जिसको हम जेनेटिक सब्सटेंस का बेस मान सकते हैं, जहाँ डीएनए बोलते हैं, और प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिसमें कि हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और डीएनए, ये दोनों चीजें मिलकर के जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं, जो कि किसके अंदर पाए जाते हैं, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सेप। सो क्रोमेटिन मटेरियल इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटिंग सब यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। तो जो मैंने आपको बताया था हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, ये हिस्टोन प्रोटीन इज अ पॉजिटिवली चार्ज particle whereas DNA is a negatively charged particle, so opposite charges होने के कारण these DNA particles they are found wrapped around this histone octamer protein, और इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर बनता है जिसमें नेगेटिवली चार्ज DNA पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर प्रोटीन के चारों तरफ रैप्ड अराउंड होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे लट्टू के चारों तरफ आप रस्सी लपेट देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो रिपीटिंग यूनिट्स न्यूक्लियोसोम की आपको देखने को मिलती हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, जिनको हम बीड्स ऑन द स्ट्रिंग लाइक, या मोतियों की पर्ल इन द
पर्ल इन द गार्लैंड के रूप में जैसे देख सकते हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर्स इसमें दिखाई देते हैं। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये दो तरह का होता है। हेट्रोक्रोमेटिन जेनेटिकली नॉन एक्टिव होता है, यानी कि इसके पास कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए नहीं होती है, उस मटेरियल को हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। और जो यूक्रोमेटिन होता है दैट इज मोर एक्टिव क्रोमेटिन पार्ट, जो कि सारी जेनेटिक्स से रिलेटेड, यानी कि जो इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर होनी है पाई जाती है। देन क्रोमेटिन इज ऑल्सो कंटेनिंग सम आरएनए, इसके अलावा कुछ आरएनए भी पाए जाते हैं इसके अंदर, और कुछ एंजाइम्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई न्यूक्लियस सेप की और क्रोमेटिन मटेरियल की, न्यूक्लियोलस की और न्यूक्लियर एनवेलप की। अब जब सेल डिवीजन होती है तो ये जो उलझे हुए धागे के समान आपको डीएनए यहाँ पर स्टेज में दिखाई दे रहा है, वो कंडेंस होकर के रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स का रूप ले लेता है, शेप ले लेता है। और जब सेल डिवाइड होने जा रही होती है तो ये डीएनए जो कि एक एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो एक रॉड शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, जिसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स के बारे में आप आगे की हायर क्लासेस में you will study. Now after studying and talking about more in depth about the structure of the nucleus, जिसके बारे में अभी हमने सारा we have talked about it, this all structure of the nucleus in detail. Now we shall be talking about the functions, what function nucleus performs and why this nucleus as a center of the cell. तो controlling unit और chief controlling unit of the cell हम क्यों बोलते हैं इसको, तो based upon the functions it is called accordingly. तो क्या functions ऐसे nucleus perform करता है, let us learn about them. So the first function which nucleus perform is nucleus controls all the metabolic activities and all cellular functions. nucleus जो है वो सेल के तमाम सेलुलर फंक्शंस को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब ऑल द एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, एनाबॉलिक एक्टिविटीज मींस बिल्डिंग अप रिएक्शंस और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज मींस ब्रेक डाउन रिएक्शंस। तो जितनी भी बिल्डिंग अप और ब्रेक डाउन रिएक्शंस सेल के अंदर होती हैं उनको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, और दूसरे तमाम सेलुलर फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड एज पुट टुगेदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड सेलुलर फंक्शंस। तो ये सबसे मुख्य कार्य है न्यूक्लियस का, और इसीलिए न्यूक्लियस जो है बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी सेल के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है सेल न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस ब्रिंग्स ग्रोथ ऑफ द सेल डायरेक्टिंग सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डीएनए से आरएनए बनाता है और इसके द्वारा नए प्रोटीन्स का निर्माण होता है। तो इस तरह से सेल की ग्रोथ को भी जो है न्यूक्लियस सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड मोर ओवर न्यूक्लियस ऑल्सो कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं, एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, तो उनकी सिंथेसिस को भी कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है। यानी कौन से एंजाइम्स बनेंगे जो प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, उन एंजाइम्स को बनाने का, उनके फंक्शंस, उनके दूसरे एंजाइम्स के सेलुलर फंक्शंस क्या हैं, उनको भी कंट्रोल न्यूक्लियस करता है। Another important function which nucleus perform is nucleus contains genetic information for reproduction behavior. न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है क्योंकि उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। तो रिप्रोडक्शन के दौरान ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डीएनए के रूप में न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है उसको वो ट्रांसफर कर देता है दूसरी पीढ़ी में। और इसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। तो क्योंकि उसके अंदर जीन्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के सेलुलर डेवलपमेंट को, उसके ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, यानी कि सेल कैसे बिहेव करेगी। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, और इस तरह से एक सेल क्या काम करेगी, क्या उसके फंक्शंस होंगे, क्या उसका बिहेवियर होगा, इन सारी चीज़ों को भी वो कंट्रोल करने में मदद करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूक्लियस
राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोलस विच इज अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। तो अभी हमने जैसा न्यूक्लियोलस के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है न्यूक्लियोलस परफॉर्म, जो कि क्या काम है न्यूक्लियोलस का, राइबोसोम्स बनाना। अब देखिए राइबोसोम्स दे आर नोन एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। तो इमेजिन करिए कि न्यूक्लियोलस जो है कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो किसी सेल के अंदर जो न्यूक्लियोलस पाया जाता है, अगर इमेजिन करिए न्यूक्लियोलस ना हो तो राइबोसोम्स नहीं बनेंगे, राइबोसोम्स नहीं बनेंगे तो नए प्रोटीन्स का सिंथेसिस नहीं होगा और अल्टीमेटली सेल विल डाई। सो इसलिए न्यूक्लियोलस जो है राइबोसोम्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसलिए न्यूक्लियोलस becomes the most important part of and the cell eventually. Apart from that, nucleus induces genetic variations, brings about the organic evolution. यानी अब क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, और वेरिएशंस क्या होता है, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द पैटर्न्स ऑफ द जीन्स इज कॉल्ड एज म्यूटेशंस। तो म्यूटेशंस के कारण कुछ जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो कि कई बार ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी भी होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ऑर्गेनिज्म को तमाम एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बोलते हैं। तो इसके बारे में आप हायर क्लासेस में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर क्योंकि डीएनए पाए जाते हैं और क्रोमोसोम्स होते हैं और उनके अंदर जो वेरिएशंस आते हैं म्यूटेशंस के कारण, वो ऑर्गेनिज्म के लिए ऑर्गेनिक एवोल्यूशन लेके आते हैं और इसके द्वारा वो ऑर्गेनिज्म को तमाम एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। एंड देयरफॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हेल्प्स इन बेटर एडेप्टेबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। न्यूक्लियस इसके अलावा और क्या काम करता है, इट कंट्रोल्स सेल्यूलर डिफरेंशिएशन बाय रेगुलेटिंग डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। अलग अलग तरह के जीन्स को एक्सप्रेस करके जो है सेल्स को डिफरेंशिएट करता है, और यही कारण है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एलिलिक फॉर्म्स को एक्सप्रेस करते हैं। यानी किसी भाई का कलर ज़्यादा गोरा होता है, किसी का सांवला होता है, तो किसी के हेयर्स का कलर कुछ होता है, किसी के हेयर्स का कलर कुछ और होता है, आइरिस का कलर अलग अलग होता है। ये सारे डिफरेंसेस जो हैं एक्सप्रेशन के, जीन्स एक्सप्रेशंस के, वो उनको भी कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस है। और सेलुलर डिफरेंशिएशन यानी कि अलग अलग तरह की सेल्स के अंदर जो डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं वो भी इसी न्यूक्लियस के कारण हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। आई होप यू मस्ट हैव you are able to understand, and you can now imagine that how it performs such an important functions. ठीक है, now another important cell organelle which is found in also prokaryotic and eukaryotic cells obviously is the cytoplasm. So cytoplasm is an amorphous colloidal ground substance which is present between the plasma membrane and nucleus. देखिए जब हम इसकी इस डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये डेफिनेशन है साइटोप्लाज्म की वो ये बताती है कि एक ऐसा कोलाइडल ग्राउंड सब्सटेंस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में सेल के अंदर पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्योंकि न्यूक्लियस तो पाया नहीं जाता तो ये डेफिनेशन प्रोकैरियोटिक सेल के लिए तो सही नहीं है, बट यूकैरियोटिक सेल्स के लिए डेफिनेटली it is the true definition of cytoplasm. That means eukaryotic cells के अंदर जो पदार्थ कोलाइडल ग्राउंड सब्सटेंस फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में तरल पाया जाता है या मैट्रिक सब्सटेंस पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, सो ऐसा एमॉर्फस कोलाइडल ग्राउंड सब्सटेंस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में सेल के यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, दैट सब्सटेंस इज रेफर्ड एज साइटोप्लाज्म। उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल भी बोलते हैं। सो लिक्विड एंड सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नियरली ट्रांसपेरेंट, उसको हम साइटोसॉल बोलते हैं, जो इट अकर्स बिटवीन द सेल ऑर्गेनील्स। तो साइटोप्लाज्म जो है वो क्या हुआ, साइटोप्लाज्म की हम जो ऐसा ग्राउंड सब्सटेंस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है।
और इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऐसे वेरियस सेल ऑर्गेनील्स और सेल इंक्लूजन्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं या फ्लोट करते हुए पाए जाते हैं, तैरते हुए पाए जाते हैं, देखे जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। एंड जो ये साइटोप्लाज्म है, इट इज फाउंड to be divided into two parts. The more viscous part of the cytoplasm under free surface of the cell is called as ectoplasm. जो बाहर की तरफ फ्री सरफेस पे गाढ़ा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है फ्री सरफेस की तरफ सेल के, उसको हम इक्टोप्लाज्म बोलते हैं। और इंटरनल साइटोप्लाज्म जो कि लेस विस्कस होता है, कम गाढ़ा होता है और अंदर की तरफ पाया जाता है सेल के, उसको हम क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्म। एंडो मीन्स इनसाइड और प्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म। और इक्टो तो बाहर वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा विस्कस होता है, उसको हम इक्टोप्लाज्म बोलते हैं। अंदर वाला साइटोप्लाज्म जो होता है वो लेस विस्कस होता है, इसलिए उसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं। नाउ साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला वाला साइटोसॉल या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, दूसरा सेल ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं और सेल इंक्लूजन्स पाए जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिला करके साइटोप्लाज्म बनता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म को हम कह सकते हैं इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड पाया जाता है। कौन कौन से? साइटोसॉल या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, सेल ऑर्गेनील्स और इंक्लूजन्स। अब ये तो साइटोप्लाज्म हो गया, तो प्रोटोप्लाज्म किसको बोलेंगे हम? अगर हम प्रोटोप्लाज्म को कंपेयर करें तो कॉम्प्लेक्स सेमी फ्लूइड कंसिस्टिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को कॉन्स्टिट्यूट करता है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स तरल पदार्थ भरा हुआ है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में तरल मैट्रिक्स पदार्थ भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म पुट टुगेदर इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म। यानी कि सेल का टोटल कॉम्प्लेक्स सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जो न्यूक्लियस के अंदर और सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है, उस पूरे तरल कॉम्प्लेक्स सेमी फ्लूइड सब्सटेंस को हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है बेटा। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू वेरियस सेल ऑर्गेनील्स। साइटोप्लाज्म जो है वो अलग अलग सेल ऑर्गेनील्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी कि उनके लिए जो ऑर्गेनील्स को रॉ मटेरियल्स जो सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं वो साइटोप्लाज्म ऑस्मोसिस के प्रोसेस से बाहर से सेल के लेकर के प्रोवाइड कराने का काम करता है। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स बिटवीन वेरियस सेल ऑर्गेनील्स। अलग अलग सेल ऑर्गेनील्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करता है, प्रदान करने में भी मदद करता है साइटोप्लाज्म। यानी कुछ सब्सटेंस सेल ऑर्गेनील्स को चाहिए दूसरे सेल ऑर्गेनील्स से, तो वो ले लेते हैं, वो डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और जिस सेल ऑर्गेनील को चाहिए होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स भी जो है साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है। देन साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोप्लाज्म जो है वो कई ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि फैट्स, न्यूक्लियोटाइड्स या कई प्रोटीन्स की बायोसिंथेसिस की जगह भी है या स्थान भी है। तो प्रोटीन्स बनते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर फैट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हैं। ये सारे उनकी मदद से ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके अंदर पाए जाते हैं? एम्बेडेड साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो फैट्स के, न्यूक्लियोटाइड्स के, प्रोटीन्स के, इनके सिंथेसिस की साइट है या यहाँ पर सिंथेसिस होती है। इसके अलावा और फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म के? साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट्स द न्यूट्रिएंट्स। साइटोप्लाज्म जो है न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट्स और एंजाइम्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी मदद करता है दूसरे सब्सटेंसेस को सेल के। एंड व्हाट्स मोर, स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स सर्व्स मैनी फंक्शंस ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर जो ये तरल पदार्थ होता है ये आसानी से ये और दूसरे फंक्शंस में भी सेल के मददगार होते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं सेल के दूसरे फंक्शंस परफॉर्म करने में भी साइटोप्लाज्म थ्रू। So this is how we see that cytoplasm
performs again very important and vital functions for the cell and other cell organelles. Dear students, we are not going to talk about yet another cell organelle of the eukaryotic cell, that is endoplasmic reticulum. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा आप जानते हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनील है यूकैरियोटिक सेल का, क्योंकि यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप देखेंगे तो इट इज़ इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एज वेल एज प्रोटीन। और सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे पोर्टर और थॉमसन, जिन्होंने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था और बाद में पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने इसका नाम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 1953 में रखा था। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अगर आप देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एब्सेंट होते हैं, जबकि सारी यूकैरियोटिक सेल में एक्सेप्ट जर्मिनल सेल्स में या मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज के अंदर, इन सब के अंदर जो है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट मिलते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जर्मिनल सेल्स में और मैच्योर मैमेलियन आरबीसी सेल्स को छोड़ करके बाकी की जितनी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशल टाइप के होते हैं, इसलिए उनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना क्या करके व्हाट वी कॉल देम एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं वो। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मेम्ब्रेन which is bound channels, or it is in the form of sheets or in the form of tubules or in the form of vesicles. They are the different forms of endoplasmic reticulum which is found inside the cytoplasm, and they are either found connected to the plasma membrane or they remain attached to the outer nuclear membrane. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये जालिकावत शिलान्यास की तरह जैसे जाल के रूप में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बिखरे हुए पाए जाते हैं, और ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड या शीट्स, चैनल्स मतलब होता है जैसे कि टनल्स होती हैं उसके रूप में, शीट्स के रूप में, पतली चद्दरों के रूप में, ट्यूब्यूल्स के रूप में या वेसिकल्स के रूप में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क के रूप में दिखाई देते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है कि दे आर अगेन कवर्ड बाय शीट ऑफ मेम्ब्रेन। और इसके अलावा या ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं ये या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं और या फिर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन के रूप में निकलते हुए प्रतीत होते हैं, या ऐसा लगता है कि ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए होते हैं। एंड दे आर फाउंड फ्लोटिंग इन द मैट्रिक्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 तरह के फॉर्म्स से बना हुआ होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो होते हैं 3 तरह की कौन कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्म्स हैं? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। That means endoplasmic reticulum is made up of 3 forms of cells: cisternae, tubules and vesicles. Now cisternae जो होते हैं they are flattened unbranched sac-like elements. जो cisternae होते हैं वो कैसे होते हैं? flattened, चपटे होते हैं। unbranched मतलब उनके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है, जैसे नारियल का पेड़ या पाम का पेड़ या साइकस का पेड़ जो अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है ना। दे आर सैक लाइक एलिमेंट्स। सैक मीन्स थैलेनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दे हैव डायमीटर अप टू 40 to 50 नैनोमीटर, और इनका जो डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर का होता है सिस्टर्नी का। और सिस्टर्नीज जो होती हैं दे लाई इन स्टॉक्स पैरेलल टू वन अदर। स्टॉकिंग का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक, जैसे आप देखते हैं प्लेट्स जो एक के ऊपर एक रखी होती है स्टैकिंग के रूप में। सो दे देमसेल्फ स्टॉक पैरेलल टू वन अनदर, एक दूसरे के पैरेलल ये लगे हुए पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई सिस्टर्नी। देन ट्यूब्यूल्स जो है ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें जो या तो सिस्टर्नी से या वेसिकल से कनेक्टेड हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं कनेक्टेड। और ये एक तरह का रेटिकुलर सिस्टम यानी कि जमाते हैं, इसी वजह से इनको ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। देन वेसिकल्स जो होते हैं वो ओवल होते हैं, राउंड होते हैं शेप में, वैक्यूल लाइक एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर
बड़ा सा रिक्त स्थान जैसी कोई चीज़ दिखती हो, ऐसा सब्सटेंस वैक्यूल कहलाता है। जैसे आपने सेल का वैक्यूल देखा कि वो बड़ा फूला फूला हुआ स्ट्रक्चर कहलाता है जिसके अंदर तमाम स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सो दे ऑफन अकर आइसोलेटेड इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो वेसिकल्स जो हैं ये गोल राउंडेड वैक्यूल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं और ये ज़्यादातर जो है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर अकेले अलग थलग पाए जाते हैं, एक कोने में ये पड़े हुए होते हैं, आइसोलेटेड पाए जाते हैं। नाउ हम बात करेंगे, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट inside the eukaryotic cell. You will find smooth endoplasmic reticulum, the SER, and these SER or smooth endoplasmic reticulum, they are basically consisting of the tubules and vesicles. जैसा अभी हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट्स पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स पाई जाती हैं इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और इट इज़ फ्री फ्रॉम राइबोसोम्स, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं पाए जाते, वो राइबोसोम्स वहाँ पर अटैच नहीं होते हैं, इसलिए ये स्मूथ कहलाते हैं। इसलिए ये इनकी सरफेस कैसी दिखाई देती है, स्मूथ दिखाई देती है, बिकॉज राइबोसोम्स आर एब्सेंट ऑन देम। एंड these smooth endoplasmic reticulum, they are specialized to synthesize lipids and steroids। यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनका मुख्य कार्य लिपिड्स या फैट्स और स्टेरॉइड्स का सिंथेसाइज करना या उनका निर्माण करना है। दूसरी तरफ जो दूसरे तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER ये मुख्यतः किनके बने होते हैं, सिस्टर्ने के बने होते हैं, और दे कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने एंड राइबोसोम्स आर फाउंड प्रेजेंट इन ऑन द सरफेस ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज लाइंग इन साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्मिक सरफेस के ऊपर इनके राइबोसोम्स अडेयर्ड होते हैं, अटैच होते हैं, और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पे साइटोप्लाज्म के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं इनके सरफेस पे, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। एंड दीज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम they are specialized to synthesize proteins। ये प्रोटीन्स बनाने का मुख्य कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, दिस इज द न्यूक्लियस, पर्पल कलर का ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और उसके अंदर ये क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर्स, ये सारी चीज़ें दिखाई। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये जो जालिकावत यानी कि जिस पे रेड डॉट्स लगे हुए हैं, दिस इज द रेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगी हुई हैं, ये क्या है, दीज आर ऑल राइबोसोम्स which are attached on these surfaces of the endoplasmic reticulum. So this is basically a rough endoplasmic reticulum because it bears ribosomes. Now you can see also in turn these endoplasmic reticulum, they are found attached to the external or the outer membrane of the nucleus or nuclear membrane. So we can say that endoplasm, you can, in this diagram you can easily see that how these endoplasmic reticulum, they are found adhered with the outer nuclear membrane, and how these ribosomes in the form of red dots, you can see plenty of ribosomes are found attached to this endoplasmic reticulum. Then smooth endoplasmic reticulum also you can see, which is not bearing any kind of ribosomes. So you can find that these are the sites of lipid and steroid synthesis, whereas these rough endoplasmic reticulum, as we learnt about in the previous slide, that they are the bearing ribosomes. So ribosomes are basically known as the protein factory. So rough endoplasmic reticulum, they help in synthesizing the protein molecules. They are involved in protein synthesis. So this is all about the endoplasmic reticulum structure we talked about. Now we will be talking about the functions of endoplasmic reticulum, what functions endoplasmic reticulum performs. Okay. So the very first function of endoplasmic reticulum is that endoplasmic reticulum or ER acts as a structural framework and provides the mechanical support to the cell, and also helps in making up or building up the shape of the cell.
यानी कहने का मतलब ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी भी सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, उसके शेप और साइज को बना के रखने में मदद करता है, साथ साथ उसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को भी डेवलप करने में, बिल्डअप करने में मदद करता है। सो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुल मिलाकर के देखा जाए तो सेल को सपोर्ट करने का काम करता है। Secondly, endoplasmic reticulum acts as the cell circulatory system. That means it helps in the transport of materials. Materials के transport में मदद करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहलाता है। इट हेल्प्स एज अ सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सेल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है क्योंकि ये मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, सब्सटेंसेस को, मटेरियल्स को इधर से उधर सेल के अंदर, सेल के दूसरे स्थान पे भी ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। आप यहाँ पर देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो इट इज़ that means rough endoplasmic reticulum is related to or it is attached to SCR, and then it is in turn it is transporting the materials to Golgi body, and then from Golgi body the substances are transported into primary lysosome, and from primary lysosome they are transported out of the cell. तो इस तरह से ये एक फ्लो चार्ट के द्वारा आपको दिखाया गया है कि किस तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सब्सटेंसेस जो हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, वहाँ उनकी पैकेजिंग होती है और फिर वहाँ से वो प्राइमरी लाइसोसोम और फिर फाइनली सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं डिज़ायर्ड साइट्स के लिए। इसके अलावा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, they perform the function of protein synthesis. They are actively involved in protein synthesis because rough reticulum they bear the site of they basically bear the ribosomes, which are the site of protein synthesis. On the other hand, smooth endoplasmic reticulum, they do not bear any ribosomes and they are therefore the site of lipid synthesis. That means lipid and fats and steroids are synthesized in smooth endoplasmic reticulum. ये बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि लिपिड्स की सिंथेसिस कहाँ होती है या उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, या विच ऑर्गेनेल इज़ नोन एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। क्वेश्चंस आपसे इस पे पूछे जा सकते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। सो RER ऑल्सो हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग टीलोफेज। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, मदद करता है टीलोफेज अवस्था के दौरान। टीलोफेज अवस्था माइटोसिस में आती है, ठीक है। तो इस दौरान ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के फॉर्मेशन में मदद करता हुआ पाया गया है, या इसका रोल उसमें इस्टेब्लिश देखा गया है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है हमारा रिजर्व फूड मटेरियल है, उसका स्टोरेज भी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लिवर सेल्स। ग्लाइकोजिनोलाइसिस के काम में भी लिवर के सेल्स में SCR का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और इन द लास्ट endoplasmic reticulum are involved in release of calcium ions. Calcium ions हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है, कहाँ ज़रूरी होते हैं? Calcium ions are required for contraction, muscle contraction के लिए ज़रूरी होते हैं calcium ions, और calcium ions की concentration को भी ये release करते हैं। So therefore these endoplasmic reticulum we see it performs many vital important role which are very very essential for the surviving of the cell. Now we are going to learn about one more important cell organelle which is found in the eukaryotic cell, or it is one of the very very important part of the eukaryotic cell, that is Golgi apparatus, Golgi body और lipochondria. So Golgi apparatus और Golgi complex जो है ये सबसे पहले कैमिलो गोल्गी नाम के वैज्ञानिक ने 1898 में इसकी खोज की थी। नर्व सेल्स से कैट्स यानी बिल्ली के
नर्व सेल्स के अंदर सबसे पहले कैमिलो गोल्गी नाम के वैज्ञानिक ने 1898 में गोल्गी एपरेटस को देखा था और उसको डिस्कवर किया था। और इसका दूसरा नाम जो है गोल्गी एपरेटस का, इसको अलग दूसरे और नामों से भी बुलाते हैं हम। गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, जैसे गोल्गी बॉडी है, एंड लाइपोकॉन्ड्रिया, दीज आर द अदर फ्यू नेम्स बाय विच वी कैन call Golgi apparatus with. So Golgi apparatus, therefore we see that it is one of the very important cell organelle which is present in all eukaryotic cells. यूकैरियोटिक सेल्स में जिनमें नहीं पाया जाता है गोल्गी एपरेटस, वो क्या है? एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसीज एंड स्पर्म्स ऑफ द मैमल्स, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो। तो कहने का मतलब ये है कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स या जो लाइपोकॉन्ड्रिया है, ये जो है सारी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, सिवाय मैच्योर आरबीसी में और मैमेलियन स्पर्म्स के अंदर आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी एब्सेंट होता है और ये नहीं पाया जाता इसके अंदर। इसके अलावा डिक्टियोसोम्स, सो नंबर ऑफ गोल्गी बॉडीज आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड प्लांट्स। डिक्टियोसोम्स किनको बोलते हैं? बहुत सारे गोल्गी बॉडीज जो हैं वो साइटोप्लाज्म में इधर उधर बिखरे हुए पाए जाते हैं, उनको हम डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं या प्लांट सेल्स हैं जिनके अंदर बहुत सारी गोल्गी बॉडीज जो है उनके साइटोप्लाज्म में इधर उधर स्कैटर्ड रूप में बिखरी हुई और साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड पाई जाती हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं डिक्टियोसोम्स कहलाते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्गी एपरेटस। सो बेसिकली द गोल्गी एपरेटस इज फॉर्म्ड ऑफ द 3 कंपोनेंट्स, और ये 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सिस्टर्नी, वैक्यूल एंड वेसिकल्स। इनके बारे में आगे नेक्स्ट स्लाइड में जानकारी हासिल करेंगे। So I was just talking you about that Golgi body is formed of 3 types of components. First of them is cisternae, second one is the sac, or then vacuole and vesicles. So these are different types of elongated double membrane tube like flat and curved components with swollen ends present one above the another. तो गोल्गी एपरेटस जो है, जो सिस्टर्नी, सैक्स या सैक्यूल्स जिनसे बना होता है, तो सिस्टर्ने कैसे दिखाई देते हैं? ये इलोंगेटेड लंबे लंबे डबल मेम्ब्रेन से बने हुए चपटे और कर्व्ड कंपोनेंट्स होते हैं। कर्व्ड घुमावदार कंपोनेंट्स होते हैं जिनके एंड्स जो हैं, यानी कि दोनों सिरे जो होते हैं वो स्वेलन होते हैं, सूजे हुए होते हैं, फूले हुए होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट वन अबव द अनदर, और एक दूसरे के ऊपर ये स्टैकिंग के रूप में पाए जाते हैं, लगे हुए एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। दूसरे तरह के जो होते हैं उनको हम वैक्यूल बोलते हैं। तो वैक्यूल जो हैं गोल्गी एपरेटस के स्फेरिकल कंपोनेंट्स होते हैं और दे लाई spherical components vacuole they lie towards the concave side of the cisternae. तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स साइज तो आपको पता है ना। कॉन्केव शेप कौन सा होता है? जो जिसमें ग्रूव इनसाइड होता है, और कॉन्वेक्स साइड कौन सी होती है? जिसमें ग्रूव आउटसाइड होता है। तो कॉन्केव साइड के अंदर की तरफ ये स्फेरिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो अरेंज होते हैं सिस्टर्ने के, और इनको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। थर्ड कंपोनेंट ऑफ द गोल्गी एपरेटस इज द वेसिकल। वेसिकल्स जो हैं स्मॉल साइज होती हैं, छोटे साइज की होती हैं, एंड दे आर प्रेजेंट अलोंग द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द सिस्टर्ने। तो जो वेसिकल्स होती हैं ये सिस्टर्ने की कॉन्वेक्स सरफेस मीन्स बल्जिंग आउट सरफेस की तरफ पाए जाते हैं। 2 तरह की वेसिकल्स होती हैं, स्मूथ वेसिकल विच कंटेन सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी, एंड कोटेड वेसिकल्स दूसरे होते हैं विद रफ सरफेस, दे लाई नियर द कॉन्वेक्स सरफेस। तो 2 तरह की जो वेसिकल्स पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? स्मूथ वेसिकल, जो जिसके अंदर क्या होता है, क्या पाया जाता है? इट कंटेन्स सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं इनमें। एंड दूसरी है, उनकी सरफेस कैसी होती है? रफ होती है, एंड दे लाई नियर कॉन्वेक्स सरफेस, वो
कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ पाए जाते हैं। सो ये तो था स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी। वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडी, हाउ डज इट लुक्स लाइक। आपको यहाँ पर पीछे की स्लाइड में आपने देखा होगा, यहाँ पर आपको पीछे की स्लाइड में इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जहाँ पर ये आप देख रहे हैं देयर इज वन सिस फेज जो कि कॉन्वेक्स साइड में है। ये आप ये देखिए सिस्टर्ने जो हैं ये इलोंगेटेड फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर ये ल्यूमेन किसको बोलते हैं, ल्यूमेन इज प्रेजेंट इनसाइड दिस फ्लैट ट्यूब्यूल्स। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर जो खाली जगह पाई जाती है, यानी जैसे पाइप के अंदर जो खाली स्थान होता है जिसमें से पानी होकर के बहता है, वो क्या कहलाता है, दैट इज़ द ल्यूमेन। तो उसी प्रकार से सिस्टर्ने के ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं इनके अंदर ये फ्लैट होने के साथ साथ खाली स्थान पाया जाता है और इसके दोनों एंड्स जो हैं वो सोलन होते हैं। देख रहे हैं आप ये कैसे स्वेल्ड अप हैं और ये थोड़े से कॉनकेव शेप में भी है। तो ये इसकी कॉन्वेक्स सरफेस कहलाती है और जिधर से ग्रूव इनसाइड होता है वो कॉनकेव सरफेस कहलाती है। सो कॉनकेव सरफेस की तरफ सिस फेज होता है और जो कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ ट्रांसफेज होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आप देखिए नई वेसिकल्स बन रही हैं, न्यूली फॉर्म वेसिकल्स, देन यू हैव गॉट द सेक्रेटरी वेसिकल्स, सिस्टर्नी, एंड देयर आर इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। तो ये आपको एक डायग्राम गोल्गी एपरेटस का यहाँ पे दिखाया गया है। तो ठीक है, now after this, when we have learned about the structure of the Golgi apparatus or Golgi body, we will be talking more about the functions of Golgi apparatus or Golgi body. So when we are talking about the functions of the Golgi apparatus, it includes secretion of all types of substances secreted or excreted by glands that are packed in the vesicles of the Golgi body for the passage to the outside the cell. इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स दैट जितने भी सभी तरह के सब्सटेंसेस जो ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीटेड होते हैं या एक्सक्रीट किए जाते हैं वो सारे इन गोल्गी बॉडीज़ के वैक्ड होते हैं और पैकेजिंग के बाद ये सेल के बाहर पैसेज आउट कर दिए जाते हैं या भेज दिए जाते हैं। इसके अलावा व्हाट इज द अदर फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus, इट इज़ कंडेंसेस द मटेरियल्स इन द सेक्रेटरी वेसिकल्स। यानी जो सेक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं उनके अंदर मटेरियल्स को कंडेंस करने का काम करते हैं। कंडेंस करने का काम मतलब उनको पैकिंग के लिए तैयार करते हैं और एक्यूमुलेट्स द एंजाइम्स, उनको इकट्ठा करके। कंडेंसिंग का मतलब एक तरह से गाढ़ा करना होता है या उसको एक्यूमुलेट करना। एंजाइम्स को एक्यूमुलेट करते हैं, म्यूकस को एक्यूमुलेट करते हैं, हार्मोन्स को एक्यूमुलेट करने का काम, ये सारे काम जो हैं किसके हैं, गोल्गी एपरेटस के हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गोल्गी एपरेटस एक तरह के जितने भी एक्सक्रीटरी या सेक्रेटरी सब्सटेंसेस होते हैं सेल के ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं, उनको एक्यूमुलेट करके पैक करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पैकेजिंग करते हैं। इसके अलावा गोल्गी एपरेटस दे आल्सो टेक्स पार्ट इन सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेल्स। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? साइटो मीन्स cell and kinesis means division of the cyto means actually the cytoplasm. So division of the cytoplasm, that is called as the cytokinesis. So cytokinesis के दौरान प्लांट सेल्स में आप लोगों को पता है जब आप लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ा था तो टीलोफेज अवस्था के बाद जब साइटोकाइनेसिस आती है तो उसमें जो दो सेल्स का यानी जब दोनों न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं तो साइटोकाइनेसिस के दौरान साइटोप्लाज्म के अंदर जो है सेंटर प्लेट बननी शुरू होती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है और ये सेल प्लेट फॉर्मेशन सेंटर से पेरिफेरी की तरफ बढ़ता है और ये इस तरह से एक पेरेंट सेल के साइटोप्लाज्म को दो डॉटर सेल्स के साइटोप्लाज्म में डिवाइड कर देता है और दोनों में क्योंकि एक ऑलरेडी दोनों पोल्स पे पहुंच चुका होता है तो इस तरह से एक पेरेंट सेल जो है प्लांट सेल की वो दो प्लांट सेल्स की डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ पैक्टिक सब्सटेंसेस टू द सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल के पैक्टिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, पैक्टिन सेल वॉल के अंदर पैक्टिन के फॉर्मेशन को भी मदद करता है और इस तरह से सेल वॉल के लिए पैक्टिन आपने पढ़ा था, इट इज़ वन ऑफ द सीमेंटिंग एजेंट विच प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल वॉल। सो इस तरह के स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है पैक्टिक सब्सटेंस सेल वॉल को। हम देखते हैं गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो हेल्पफुल इन सिंथेसाइजिंग दीज सब्सटेंसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट
other thing. And in what are the other roles of Golgi apparatus or Golgi body? Golgi bodies are also involved in the formation of primary lysosomes. Lysosomes, you know, they are basically the scavengers of the cell. What do? They are basically known as the suicidal bags of the cell, or why they are called as the suicidal bags of the cell, that we will be talking out later. But the question is the explanation is very simple, and the reason is quite valid, that lysosomes, they are full of hydrolytic enzymes, and these hydrolytic enzymes, they are quite powerful, and once these hydrolytic enzymes, if they are released into the cell or the cytoplasm of the cell, they are capable of even digesting the cell itself. So if these enzymes, they are anyhow bursting of the lysosomes, or by the leakage of these hydrolytic enzymes, if they are at all released in the cytoplasm of the cell, they are capable of digesting these entire cell itself. So therefore they are called as the suicidal bags, and they are sac-like structures, therefore they are called as the bags. Apart from that, so you see that the Golgi apparatus is helpful in the formation of these important lysosomes. Otherwise, the main role of lysosome is to clear the debris or the worn out cells or worn out cell organelles, those whose lifespan has been completed, like mitochondria or some plasmic reticulum or ribosome. All these worn out cell organelles, they are digested and the cell is cleaned, therefore, so it is basically clearing the cytoplasm of the cell. So they are involved in this. Then Golgi apparatus, they are involved in the biosynthesis of glycoproteins. Several glycoproteins are synthesized, and in which this Golgi apparatus, it plays a very important role. Then the acrosome of the sperm. Acrosome of the sperm, you see what is acrosome? It is a tip of the human sperm which contains several enzymes, certain enzymes which are involved in the dissolution of the wall of the ovum, and it helps in entering of the sperms into the ovum during the fertilization. Not only this, Golgi apparatus, if you see, it also the yolk synthesis of the eggs in the humans as well as in other animals also. It has been observed that Golgi apparatus, it takes part in the synthesis of the yolk of the egg. Yolk, you know, it is the nutritive substance of the eggs. So therefore it is very, very important cell organelle. I've seen and learned about the functions of Golgi apparatus. We shall be talking about the few more other cell organelles in the slides to come. So please be attentive and kindly pay attention and keep learning and be inquisitive. Mark your questions, whatever you face, whatever you find difficult, you just put a mark a question, and you can later on ask during the question. Students, now we are going to talk about the yet one more important cell organelle which is present inside the eukaryotic cell, that is lysosome. So lysosome was first of all discovered by Belgian cytologist Christian de Duve in 1955. बेल्जियन जो क्रिस्टियन डी ड्यूक थे, इन्होंने लाइसोसोम नाम के एक सेल ऑर्गेनेल को डिस्कवर किया था 1955 में. सो लाइसोसोम इज फाउंड प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स एक्सेप्ट मैमल आरबीसीज, यानी मैमेलियन आरबीसी को छोड़ करके जितनी भी यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर लाइसोसोम्स पाए जाते हैं. इसके अलावा लाइसोसोम जो है फंगाई के अंदर, कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अंदर और कुछ प्लांट सेल्स की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेमेटिक सेल्स में पाए जाते हैं. आप लोगों को अगर ध्यान हो तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था ना, कि स्टेम के टिप के ऊपर ऑर्मेटिक जोन कहलाता है या मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है वहाँ पर, जहाँ पर तेज़ी के साथ माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा होता है और नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है. यानी कि यहाँ पर एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होकर के इक्वेशनल डिवीजन, जिसको कि हम माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं, उससे तेज़ी के साथ संख्या में वृद्धि करते हैं और बाद में ये सेल्स इलोंगेट होकर के मैच्योर होकर स्पेशलाइज होकर के एक प्लांट के टिश्यूज़ का पार्ट बनते हैं. तो ये जोन्स जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये स्टेम की टिप के ऊपर और रूट की टिप के ऊपर पाए जाते हैं. तो
तो लाइसोसोम जो है इन सेल्स में, दोबारा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि लाइसोसोम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन किन सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं हमें। सारी एनिमल सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलते हैं, केवल मैमल्स की आरबीसीज के अंदर नहीं होंगे। देन फंगाई के अंदर पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अंदर भी लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, और मेरिस्टेमेटिक प्लांट सेल्स के अंदर देखने को हमें लाइसोसोम्स मिलते हैं। लाइसोसोम्स जैसा कि आपने पढ़ा और वी हैव टॉक्ड अबाउट कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स भी एब्सेंट होते हैं, और जैसे कि दूसरे आपने सेल ऑर्गेनेल्स देखे थे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक उसी प्रकार होते हैं। देन लाइसोसोम्स दे आर वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ साइटोप्लाज्म and they are involved in the intracellular digestive activities. Intracellular का क्या मतलब हुआ? Within the cell. And digestive activities means सेल के अंदर जो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज, यानी सेल के अंदर जो वॉर्न आउट सेल्स हैं या यूजलेस चीज़ें हैं, उनको डाइजेस्ट करके, उनको ख़त्म करके सेल को क्लीन करने का काम कर